नमस्कार। अरस्तू के जीवन पर चर्चा के बाद आज के वीडियो में हम उसके फिलॉसफी, उसके दर्शन पर कुछ बातें करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्लेटो और अरस्तू साथ साथ हैं। प्लेटो अपने हाथ की उंगली का इशारा ऊपर की ओर किए हुए है, जबकि अरस्तू नीचे की ओर। यह चित्र इस बात को बताता है कि प्लेटो का सिद्धांत मुख्य रूप से इस जगत के परे का सिद्धांत है, जबकि अरस्तू के लिए यह जगत महत्वपूर्ण है। अरस्तू ने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की आलोचना की। अरस्तू अपने से पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों को तुतलाता हुआ अरस्तू कहता है तथा यह मानता है कि पिछले सभी दार्शनिकों का उसके सिद्धांत में समन्वय हो गया है। सबसे पहले संक्षेप में हम अरस्तू द्वारा प्लेटो की आलोचना, विशेष तौर पर प्रत्यय सिद्धांत की, उसको देखेंगे। प्लेटो का दर्शन द्वैतवादी दर्शन था, क्योंकि प्लेटो ने ऊपर के प्रत्ययों की एक नित्य दुनिया और नीचे विशेष पदार्थों की अनित्य दुनिया की कल्पना की थी। अरस्तू भी कहता है कि कोई वस्तु है जिसके कारण सारे घोड़े हैं तथा सारे त्रिकोण त्रिकोण, परंतु वह प्लेटो का यह दावा स्वीकार नहीं करता है कि किसी असल में अपनी नकलें बनाने की क्षमता है। उसने प्लेटो के प्रत्यय के स्थान पर पदार्थों के सार या तत्व को स्थान दिया। प्लेटो का प्रत्यय विशेष पदार्थों के बाहर था। अरस्तू का तत्व प्रत्येक पदार्थ के अंदर है। सभी घोड़े घोड़ा श्रेणी में हैं, क्योंकि उन सब में अपनी अपनी विशेषताओं के साथ सामान्य अंश भी विद्यमान है। यह सामान्य अंश उस सामान्य अंश से भिन्न है जो सारे गर्दभों में पाया जाता है और उन्हें गर्दभ बनाता है। अरस्तू ने भी प्लेटो के द्वैत को कायम रखा, परंतु दोनों अंशों के अंतर को दूर कर दिया। पदार्थ का तत्व ना बदलने वाला अंश उससे पृथक और बाहर नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही है। इन दोनों को अरस्तू ने मैटर और फॉर्म नाम दिया है। हम जो कुछ देखते हैं वह मैटर और फॉर्म का ही संयोग है। हमारे अनुभव में ये सदा संयुक्त मिलते हैं। कोई पदार्थ चपटा गोल है तो चपटापन और गोलाई प्रकृति से अलग कहीं विद्यमान नहीं है। दूसरी ओर प्रकृति कभी भी आकार विहीन नहीं मिलती है। यह वर्तमान दशा है, परंतु मूल प्रकृति आकार विहीन थी। उसके किसी भाग में कोई विलक्षणता न थी। प्रकृति की विभिन्नता का कारण आकृति की क्रिया है। आकृति से अरस्तू का अभिप्राय दृष्ट रूप नहीं, अपितु अंतिम रूप देने वाली शक्ति है। अरस्तू की सामग्री यानी मैटर और फॉर्म को हम मैटर और एनर्जी के आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत की तरह समझ सकते हैं, किंतु इसमें भेद है। अरस्तू की सामग्री यानी मैटर विज्ञान के मैटर की तरह निश्चित वस्तु नहीं है। यह एक प्रत्यय है। अरस्तू का कार्य कारण संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अरस्तू 4 प्रकार के कारणों का वर्णन करता है। उपादान कारण या मटेरियल कॉज,
निमित्त कारण या इफिशिएंट काज, स्वरूप कारण या फॉर्मल काज और अंतिम कारण या फाइनल काज। जैसे यदि एक घड़ा हो तो घड़े को बनाने के लिए मिट्टी उसका उपादान कारण होगी, जबकि कुम्भकार उसका इफिशिएंट काज या निमित्त कारण होगा। और घड़े के विषय में कुम्भकार के मस्तिष्क में जो संरचना है वह उसका फॉर्मल काज या स्वरूप कारण है, तथा घड़े का बन जाना ही फाइनल काज या अंतिम कारण है। विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य और स्वरूप दोनों है, यानी मैटर और फॉर्म दोनों है। प्रत्येक वस्तु साध्य से सिद्ध की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि उसमें एक कमी या अभाव है जो कि उसमें नहीं होना चाहिए और जिसको दूर करने की शक्ति उसमें अंतर्निहित है। संसार की वस्तुओं में एक अखंड तारतम्य है। प्रत्येक वस्तु अपने से ऊपर की वस्तु के लिए द्रव्य और नीचे की वस्तु के लिए स्वरूप है। बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष की लकड़ी से पलंग। बीज में वृक्ष छुपा है और वृक्ष में पलंग। बीज में वृक्ष बनने की ओर तथा वृक्ष में पलंग बनने की ओर जाने वाली सुप्त शक्ति विराजमान है। यह साध्य है किंतु अभी सिद्ध नहीं हुआ। यह कमी है, अभाव है, जिसे दूर किया जा सकता है। बीज में वृक्ष का स्वरूप छिपा है, सुप्त है। जब बीज वृक्ष बन जाता है तो यह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। बीज की दृष्टि से वृक्ष स्वरूप है, किंतु पलंग की दृष्टि से वृक्ष द्रव्य है। अब हम कुछ बातें अरस्तु के नीति शास्त्र पर कर लेते हैं। सुकरात ने सदाचार या वृत्त को ज्ञान के रूप में देखा था। प्लेटो ने वृत्त के स्वरूप की व्याख्या करने के स्थान पर प्रमुख वृत्तों या सदाचारों की सूची तैयार करना अपना ध्येय समझा। अरस्तु इन दोनों मार्गों से अलग एक मार्ग चुनते हैं। उन्हें प्रतीत हुआ कि जीवन में अनेक स्थितियां प्रकट होती हैं और हर स्थिति में उपयोगी व्यवहार करना होता है। वृत्तों की कोई अंतिम या सुनिश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। हम यही कह सकते हैं कि उचित व्यवस्था के किसी व्यापक नियम को ध्यान में रखें। अरस्तु इसे गोल्डन मीन या मध्य मार्ग का नियम कहता है। वृत्तों की सूची बनाना तो अरस्तु का काम न था। उसने अपना अभिप्राय प्रकट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए। आपत्ति में भयभीत होकर निष्क्रिय हो जाना कायरता है। आपत्ति में बिना सोचे समझे कूद पड़ना धृष्टता है। उपयुक्त मात्रा में और उपयुक्त ढंग से शक्ति का प्रयोग करना साहस है। कायरता और धृष्टता दोनों बुराइयां हैं। साहस वृत्त है। धन के व्यय करने पर कंजूस एक सीमा तक जाता है और अपव्ययी दूसरी सीमा पर जा पहुंचता है। उदार पुरुष मध्य मार्ग को चुनता है। दूसरों को धन देना सुगम है, परंतु उचित पुरुष को उचित समय पर उचित मात्रा और उचित ढंग से सहायता देना अत्यंत कठिन। इस प्रकार अरस्तु सुकरात के निकट पहुंच जाता है। सुकरात ने चरित्र को ज्ञान में विलीन कर दिया। अरस्तु व्यवहारिक बुद्धि को अनिवार्य समझता है। अरस्तु ज्ञान के साथ साथ क्रिया को भी महत्व देता है। उसके विचार में वृत्त अभ्यास का फल है। गाते गाते ही मनुष्य रागी बनता है। इस तरह अच्छे आचार भले कर्मों को लगातार करते रहने से ही अच्छा मनुष्य बनता है। अरस्तु ने भद्र और अभद्र, शुभ और अशुभ के भेद को जाति भेद नहीं अपितु अधिक और न्यून का भेद बना दिया। यही उनके सिद्धांत में त्रुटि है। प्लेटो ने मौलिक
वृत्तों में बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय का जिक्र किया। अरस्तु ने अपने आदर्शों में साहस और संयम पर अपने नियमों को लागू किया, बुद्धिमत्ता और न्याय पर लागू नहीं किया। बुद्धिमत्ता वृत्त है, इसकी न्यूनता त्रुटि है, परंतु इसकी अधिकता कैसे त्रुटि है, न्याय में उचित मात्रा में आगे जाना क्या है, इसके विषय में उसने स्पष्टता नहीं की है।